Welcome to Medical Ocean. Today our topic is critical care nursing. In critical care nursing, we will discuss important MCQs from past paper and from different units. MCQs number 1. A nurse is assigned to a triage. A client came uh, who was stung by a honeybee and is asking for help. The client reports of pains and localized swellings but has no respiratory distress or other symptoms of anaphylactic shock. What is the appropriate initial action that the nurse should direct the clients to be performed? मीन्स एक स्टिंग हनी भी आई और उसने उस बंदे को मीन्स काटा और उसको कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन नहीं हुआ था। तो उस हवाले से हम क्या करेंगे, नर्स की क्या रोल है अगर इमरजेंसी में आप उसको रिसीव करते हो। रिमूविंग द स्टिंगर बाय स्क्लेपिंग इट, अप्लाइंग अ कोल्ड कंप्रेशंस, टेक इन ओरल एंटीहिस्टामिन्स, कॉल फॉर 1122 और 911 जो भी होता है तो उसको कॉल करना है। इमरजेंसी नंबर लोकल होते तो उसको कॉल करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यू शुड फर्स्ट लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड एमसीक्यूज़ में जस्ट उसको स्टैंग क्या है, उसको कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन नहीं हुआ है। हाँ, अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ था तो ठीक है, तो फिर उसमें कॉल 1122 की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको कोई सीरियस इशू नहीं है तो हम उसको कॉल नहीं कर सकते। टेकिंग ओरल एंटीहिस्टामिन हम तब लेंगे जब उसको कोई साइन सिम्टम होंगे। अप्लाइंग कोल्ड कंप्रेशन हम तब करते हैं जब उसको नीड हो। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रिमूविंग द स्टिंगर बाय scraping it. Which one of the following is correct? Option A is the correct option. Question number 2. You are assigning a patient who has sustained a cat bite to the left hand. The date of patient's last tetanus shot is unknown. Which of the following is priority for nursing diagnosis? अच्छा, आपको अगर केट ने बाइट किया तो आपको डेट नहीं मालूम कि कब आपने लगाए थे क्या टेटनस का डोज, तो उसके बाद आपकी क्या प्रायोरिटी होगी नर्सिंग डायग्नोज में? रिस्क फॉर एम्पेयर मोबिलिटी रिलेटेड टू पोटेंशियल टेंडर डैमेज, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक टू अ कैट बाइट, ineffective health maintenance related to immunization status, impaired skin integrity related to puncture wounds. अच्छा, हैंड पे है तो इसमें कोई स्किन इंटीग्रिटी हमारे पास एम्पेयर नहीं होती, क्योंकि हैंड पे है। कॉमनली हमारे पास फेस जो होता है उस पर स्किन इंटीग्रिटी ज़्यादा होती है, और केट बाइट होती है कि जिससे स्किन की इंटीग्रिटी वो डैमेज नहीं होती है, तो इसमें वो वापस फुली रिकवर होता है, पता भी नहीं चलता है स्किन में। इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन स्टेटस, इम्यूनाइजेशन स्टेटस उसने मेंटेन रखा है तो इसलिए उसमें कोई इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस नहीं आता है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक टू अ कैट बाइट, हाँ ये हो सकता है, इसमें रिस्क हो सकता है इन्फेक्शन का क्योंकि उसने बाइट किया है। रिस्क फॉर इम्पेयर मोबिलिटी इज रिलेटेड टू पोटेंशियल टेंडर डैमेज, नहीं कोई टेंडर डैमेज नहीं होता है, इतना डीप नहीं होता है कैट का बाइट कि उससे टेंडर डैमेज है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन B is the correct option. Let's move question number 3. You are caring for a client with a force bite on the feet. Which of the following is not correct? A measure the feet is warm water 100 Fahrenheit and 105 Fahrenheit, 40.6 centigrade to 46.1 centigrade. Removing the victim from the cool environment, something warm to drink, none of the above.
Which one of the following is the correct options? First, you should know about the MCQs. आप केयरिंग करते हो एक पेशेंट की जो फॉर्स बाइट उसने किया है, उसके लिए कौन सा नॉट करेक्ट है। MCQs को आपने पहचानना है, एक करेक्ट होता है, एक नॉन करेक्ट होता है। सो नॉट करेक्ट को आपने देखना है। इमर्ज द फीट इन वार्म वाटर्स 100 to 100। हाँ, इमर्ज हम करते काम लिया जब हमारे पास फॉर्स बाइट क्या होता है, पहले उसको पहचानो। फॉर्स बाइट का मतलब ये होता है कि जब आपके सर्दी की वजह से आपके हाथ और पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। रिमूविंग द विक्टिम फ्रॉम द कूल इन्वायरमेंट, एग्जैक्टली हम कर सकेंगे। समथिंग वार्म टू ड्रिंक, समथिंग वार्म ड्रिंक भी हम दे सकते हैं। तो इसलिए नन ऑफ द अबव जो है ये आपके पास नॉन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज उधर नट आया है। अगर नट आया है और नन ऑफ द अबव की जगह ऑल ऑफ द अबव आया है तो फिर हम ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हैं। अच्छा, गुड। MCQ number 15, the 4. A 15-year-old male client was sent to the emergency unit following a small lacerations on the forehead. The client says that he cannot move his leg. Upon assessment, respiratory rate of 20, strong pulse, and capillary refills times of less than 2 seconds, which is means weak pulse, weak capillary refills. Which triage category would be this client to be assigned to? कौन सी ट्राइज कैटेगरी हम इस बंदे को हम असाइन कर लेंगे। 15-year-old का मेल पेशेंट है, सेंट टू इमरजेंसी आया। स्मॉल लिसरेशन था फोरहेड पे, क्या था, स्मॉल लिसरेशन था फोरहेड पे। क्लाइंट बता रहा था कि उसको मुंह वो नहीं हिल सकता है। रिस्पिरेट उसका टर्म है 20 ही, कैपिलरी उसका स्ट्रॉन्ग पल्स है, उसका कैपिलरी फिर उसका लेस देन 2 सेकेंड इज नॉर्मल है, सही है। मीन्स ब्लड सप्लाई ठीक हो रही है। विच कैटेगरीज क्लाइंट विल बी वेक। रेड में हम नहीं डाल सकते क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन पे डालते हैं, सही है। रेस्ट में हम इमीडिएटली एक्शंस के लिए हम रेड में डालते हैं, समझ आ गई। ब्लैक, ब्लैक में भी हम नहीं डाल सकते, सही है। स्मॉल लेसरेशन है, एक्टिव ब्लीडिंग उसमें नहीं है तो इसलिए हम रेड में नहीं डाल सकते। ब्लैक में हम नहीं डाल सकते, ब्लैक में तो हम आपको पता है डेट या कोई और हो, तो कौन सा रहेगा, येलो रहेगा। तो सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कभी कभी इस तरह की आपने चीज़ों को रिमूव करना है और करेक्ट ऑप्शन आपके पास एंड में रह जाता है, सही है, अगर आपको एग्जैक्ट उसका येलो की क्लासिफिकेशन का नहीं पता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 5. When attending a client with a head and neck trauma following a vascular accident, the nurse initial action is to do oral and nasal suctions, provide oxygen therapy, initiate intravenous access, immobilize the cervical area. G. Which one of the following is the correct options? मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि जब भी मरीज़ को हेड एंड नेक ट्रामा हो जाती है, सही, तो उस पेशेंट का हम क्या करना है। नर्स इनिशिएट टू डू ओरल एंड नेजल सक्शन। नीड हो तो सक्शन हम करते हैं, अदरवाइज हम ओरल एंड नेजल सक्शन नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हेड ट्रामा है उसको। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, हाँ नीड हो तो हम प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी को। इनिशिएट इंट्रावीनियस असिस्ट भी करते हैं। इमोबिलाइज द सर्वाइकल एरिया, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इमोबिलाइज कर लो। इमोबिलाइज हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों है, इसलिए है कि अगर हम उसको इमोबिलाइज नहीं करते तो मे भी उससे रप्चर हो सकता है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था मुनीबा मज़ारी का, उसमें देख लो उसको, उसकी कहानी अगर आप लोग सुनते हो तो उसमें भी कहा कि मुझे खींच के तो इसलिए मैं स्पाइनल कार्ड का जो इंजरी था वो ज़्यादा हुआ, इसलिए मैं पैरालाइज हो गई। तो इसलिए हमारे पास सेंसिटिव एरिया से तो इसको हम इस तरह नहीं करते, तो हम उसको पहले मोबिलाइज़ करेंगे। जो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी सब ठीक है, सक्शन भी हम कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, नीड हो तो इंट्रावेनस एक्सेस भी हम करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो जो 100% ठीक है आपके पास, इमोबिलाइज द सर्वाइकल एरिया। 6.
In disaster management, the red take is denoted for delay, walking modes, immediate and deceit. नहीं, डिले के लिए हम नहीं करते, वॉकिंग मोड के लिए भी हम नहीं करते, हम इमीडिएट के लिए हम रेड यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? इमीडिएट के लिए हम रेड यूज़ करते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इमीडिएट के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, रेड कलर हम यूज़ करते हैं इमीडिएट के लिए। अच्छा, इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट ब्लैक टेक डिनोटेड फॉर, ब्लैक किस लिए यूज़ होता है जी? ऑप्शन ए डिले नो, वॉकिंग मोड नो, इमीडिएट नो, डिसीट के लिए यूज़ होता है और डेथ पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है। कौन से? डेथ पेशेंट के लिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल डिज़ास्टर? कौन सा आपके पास है जो नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है? अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शंस, बम ब्लास्ट। ये आपको डिज़ास्टर में हमने पढ़ा था कि नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर आपके पास है। तो सो अर्थक्वेक नेचुरल है, लैंडस्लाइड आपके पास नेचुरल है, वोल्केनिक इरप्शन आपके पास नेचुरल है। सो बम ब्लास्ट हम ह्यूमन करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि कभी कभी बम ब्लास्ट ज़्यादा होते हैं तो इसमें तो आपके पास क्या है, मैन मेड है, नाटा है, तो इसलिए आपके पास है। अगर बम ब्लास्ट की जगह आल ऑफ द अबव आता है और ऊपर से हम नाट हटाते हैं तो फिर आपके पास ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ठीक आता है। योर पेशेंट इज़ इन कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक में है आपका मरीज़, एंड हैज़ हेड एन इंट्रायोटिक बैलून पम्प प्लेस थ्रू द लेफ्ट फेमोरल आर्टरी। इंट्रायोटिक बैलून पंप उसमें रखा था, कहाँ पे? बैलून्स पे रखा है, सही, कहाँ पे रखा है? femoral artery पे। An assessment you noted that the left foot is cool and discolor and the pedal pulse weak. असेसमेंट में आप देखते हो कि लेफ्ट फुट उसका कूल है और डिसकलर है और उसका पेडल पल्स वीक है, सही है। व्हाट इज़ प्रायोरिटी फॉर दिस पेशेंट? उस पेशेंट की प्रायोरिटी क्या होगी? डॉक्यूमेंट द डेटा बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड, डॉक्यूमेंट का डेटा एक्सपेक्टेड है? नो, नॉट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंट्रायोटिक बैलून पंप में हमारे पास कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमारे पास कोई पल्स फील नहीं होगा। रिवील इट इन हावर? नो। इंक्रीज द रेट ऑफ द नाइट्रोजन ड्रिप? नो, हम ड्रिप खुद से नहीं करते जब तक कंसल्टेंट का ऑर्डर ना हो। notify the physician. So option D is the correct option, notify the physician. MCQs number 10. All of the following sign of bleeding except decreased urinary output, pains, rapid and weak pulse, decreased level of consciousness. अच्छा, यहाँ पे भी एक्सेप्ट आया, एक्सेप्ट को आप लोग ख्याल कर लो, खुद को कंफ्यूज नहीं करना है एमसीक्यूज में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ ब्लीडिंग, ये जितने भी दिए गए ये आपके पास साइन ऑफ ब्लीडिंग है, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? डिक्रीज यूरिन आउटपुट, जब ब्लीडिंग होगी यूरिन आउटपुट लाजमी बात है डिक्रीज होगा। पेन, ब्लीडिंग से पेन होता है या नहीं? रैपिड एंड वीक पल्स, हाँ पल्स वीक हो सकता है उसका जब आपके पास बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम होता है या तेज़ हो सकता है, सही है। डिक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जितना ज़्यादा ब्लीडिंग होता है इतना उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इफेक्ट हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच वन? ऑप्शन बी। पेन का ब्लीडिंग के साथ कोई वो नहीं है, अगर जस्ट ब्लीडिंग होती है तो उससे पेन नहीं होगा, अगर हाँ उसकी ब्लीडिंग जहाँ से होती है उसके इर्द गिर्द जगह पे ज़ख्म वगैरह है तो फिर पॉसिबल है। फ्रॉम कंट्रा इंडिकेशन ऑफ CPR, आर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। पहले आप CPR को पहचानो। कार्डियोपल्मोनरी रिस्टेशन उसको हम कहते हैं, CPR को हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिस्टेशन हम कहते हैं। टर्मिनल इल सिचुएशन, सर्वाइवल वुड बी मीनिंगलेस, डू नॉट रिस्टेट,
कार्डिक अरेस्ट। अच्छा, एक बात याद रखना कि हम किस पेशेंट का सीपीआर नहीं करेंगे। हम सीपीआर कॉमनली हम करते हैं सब पेशेंट का, लेकिन कौन सा ऐसा पेशेंट जिसका हम सीपीआर नहीं करेंगे। पहली बात ये है कि सीपीआर आपके पास एक प्रोसीजर है। क्या है? एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को हम करते हैं। हम किस तरह करते हैं उस प्रोसीजर को? उसको हम इस तरह करते हैं कि जब आपके पास कोई भी पेशेंट्स आ जाता है तो उस पेशेंट्स आपके पास कार्डिक अरेस्ट में हो। कार्डिक अरेस्ट मीन्स उसके पल्मोनरी एंड दूसरा कार्डिक एक्टिविटी ना हो। पल्मोनरी एंड कार्डिक एक्टिविटी ना हो तो उसका हम क्या करते हैं? सीपीआर करते हैं। लेकिन सीपीआर करते वक्त एक बात का याद ख्याल रखना, टर्मिनल इल सिचुएशन हो, फैमिली वाले इजाज़त देते तो आपने सीपीआर करना है। सर्वाइवल वुड बी मीनिंगलेस। एक बंदा है उसका सर्वाइवल मीनिंगलेस किसी का भी नहीं है। सर्वाइवल हर एक इंसान के लिए वैल्यूएबल है, उसकी फैमिली के लिए, उसके लिए तो उसका हम कर सकते हैं। डू नॉट रेजिस्टेट, DNR उसको हम कहते हैं। डू नॉट रेजिस्टेट, DNR किसी पेशेंट को लिखा है तो उसका हम सीपीआर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फैमिली वाले ने उसका DNR। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो या मसले तो उसको हम नहीं कहते। कार्डिक अरेस्ट तो उसका हम कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। When all first aid procedure for controlled bleedings fail, the end trial is elevation of limbs, pressure points, direct pressure, tourniquet। जी, कौन सा ठीक है जब आपके पास सब चीज़ें फेल हो जाती हैं? एलिवेट द लिम्स, प्रेशर पॉइंट्स, डायरेक्ट प्रेशर, ये तीन तो हम स्टार्ट में भी करते हैं। टोर्निकेट आपके पास क्या है? लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि टोर्निकेट के साइड इफ़ेक्ट भी इसलिए आपके पास क्या है? फेल होते हैं ट्रायल से, तो एंड में ये हम अप्लाई करते हैं क्योंकि इससे बाकी ऑर्गन को भी सप्लाई नहीं होती, इसलिए हम पे टोर्निकेट को फोकस करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Patients came into ER with femur fractures. His vitals are BP is normal, heart rate is less than 100 means normal, beat per minute, and respiratory rate is 15 to 20 per minute normal, and urine output is 35 ml per hour. What is class of blood loss? Blood loss आपके पास क्या है फिर क्लास का? ब्लड लॉस के हमने डिफरेंट क्लास पढ़े थे, सही है। तो ये आपके पास क्लास 1 है क्योंकि सब चीज़ें आपके पास नॉर्मल है, इसलिए आपके पास क्या है? क्लास 1 है। क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो साथ में यूरिन आउटपुट भी कम होता है, तो इसका नॉर्मल, इसलिए आपके पास क्लास 1 है। विच गैस इज़ यूज इन इंट्राएवोटिक बैलून पम्प? कौन सा गैस हम इंट्राएवोटिक बैलून पम्प में यूज़ करते हैं और उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए हम इंट्राएवोटिक बैलून में वही गैस यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन नो, हीलियम यस, ऑक्सीजन नो, नाइट्रोजन नो। सो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हम हीलियम गैस क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये आपके पास सॉल्युबल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये सॉल्युबल है ब्लड में, इसलिए हम हीलियम गैस यूज़ करते हैं। Patient is came into ER with femur fractures. His vital signs and BP is decreased. Heart rate is greater than 140 beats per minute. Respiratory rate is greater than 35 per minute, and urine output is negligible. What is class of blood loss? जी, क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास क्या क्लास लॉस है कि मरीज़ आपके पास फ्यूमर और फ्रैक्चर के साथ ER में आया, वाइटल साइन उसके कम हुए, हार्ट रेट उसका ज़्यादा हुआ, रेस्पिरेटरी रेट उसका ग्रेटर हुआ, आउटपुट उसका नेग्लिजिबल है नहीं है, तो ये आपके पास क्लास 4 आ सकता है। क्लास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, क्लास 4 आपके पास है। What is the most important elements of nursing care for patients with intra-aortic balloon pump? इंट्रा-एओर्टिक बैलून पंप के लिए जो मोस्ट केयर है आपके पास वो कौन सा है आपके पास? स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड्स, पेन मैनेजमेंट, पोजीशन चेंज एंड ओरल हाइजीन। ऑप्शन A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड हम रखेंगे क्योंकि ऑप्शन A आपके पास मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन A है।
सो 16 के बाद 17 पे जाते हैं। फ्रॉम सिंगल रेप फ्रैक्चर्स स्टेमली हाउ मच ब्लड लॉस। अगर आपके सिंगल फ्रैक्चर हो जाती है किस चीज़ की, एक रेप्स की, तो एस्टिमेटली कितना ब्लड लॉस होता है आपके पास? 125 ml, 75 ml, 1000 ml एंड 1200 ml। तो आपके पास कौन सा ठीक है जी? ऑप्शन ए ठीक है कि बी ठीक है कि सी ठीक है कि डी ठीक है? तो इसमें आपके पास 100 to 150 ml आपके पास लॉस होता है, तो 125 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 125 आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज़, अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपके पास क्या है? When pressures within the muscles build in dangerous level. Option A. Option B. Tear in the wall of the major artery. Option C. Pressure ulcer. Option D. None of the above. तो इसमें आपके पास क्या होता है, कौन सा ठीक है? पहले कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपके पास क्या है? ये आपके पास एक पेनफुल बिल्डअप ऑफ प्रेशर होता है अराउंड द मसल, सही। और ये सीवियर इंजरी होता है, ये क्रॉनिक सिंड्रोम आपके पास ये हो सकता है मसल के अंदर में, सही। तो इसलिए ये आपके पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन प्रेशर विद इन द मसल बिल्ड टू डेंजरस लेवल, तो उसको हम कहते हैं, इसलिए आपके पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 19. फ्रॉम फ्यूमर फ्रैक्चर स्टेमली हाउ मच ब्लड लॉस। अब फीमर फ्रैक्चर से आपके पास कितना ब्लड लॉस हो सकता है? फीमर आपके पास लार्ज बोन्स है, तो इसलिए इसमें आपके पास कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करें, रिप से 125 लॉस होता है, तो फीमर से कितना लॉस होगा जी? 125, 750, 1000 एंड 1000 to 2000 जी। ऑलमोस्ट 1200 तक, 1200 ml तक ब्लड लॉस होता है, तो इस मीन्स रेंज उसने दिया है, तो आपके पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 125 रिब्स में था और फेमर में 1000 तक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप ऑफ BLS एक्सेप्ट, नीचे जितने भी दिए हैं ये BLS के स्टेप है एक्सेप्ट। चेक द रिस्पॉन्सनेस ऑफ द विक्टिम्स, कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प, पोजीशन विक्टिम ऑन हिज और हर बैक, वेट फॉर हेल्प, देन स्टार्ट CPR जी। चेक द रिस्पॉन्सनेस ऑफ द विक्टिम, विक्टिम की रिस्पॉन्सनेस आप चेक कर लो। कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल हेल्थ, इमरजेंसी मेडिकल हेल्थ के लिए आप कॉल कर लो। पोजीशन द विक्टिम इन हाथ बैक करो। वेट फॉर हेल्प देन स्टार्ट CPR नो। सही है, कौन सा ठीक है? हाँ, चेक द पेशेंट रिस्पॉन्स ठीक है। कॉल फॉर इमरजेंसी ठीक है। पोजीशन द विक्टिम ऑन हेज और बैक ठीक है। वेट फॉर द हेल्प एंड स्टार्ट CPR, हम हेल्प के लिए वेट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे CPR, सही है ना। अगर हम हेल्प कर लेंगे वेट के लिए तो फिर क्या होगा?
क्या होगा फिर? पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही है। डू नॉट वेट, हम वेट नहीं करेंगे, हम CPR स्टार्ट करेंगे, जस्ट उसको इन्फॉर्म करेंगे, देन स्टार्ट द CPR। Heimlich maneuver is applied for bee bite, choking, fast bite and animal bite। अब हेमलिक मैनेवर किस लिए हम यूज़ करते हैं, कौन बताएगा? हेमलिक मैनेवर्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चोकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है? उसके बैक साइड पे खड़े होंगे, हाथ को फिस्ट बनाएंगे, अम्बिलिकल से 2 इंच अबव रखेंगे और उसको पुश कर लेंगे इनर साइड पे। तो ये आपके पास क्या है? हेमलिक मैनेवर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रा इंडिकेशंस फॉर फॉर्स बाइट? कौन सा आपके पास जो है वो कंट्रा इंडिकेशन है फॉर्स बाइट के लिए? इमर्ज द फीट इन द वार्म वाटर 100 to 105 Fahrenheit, remove the victim from the cool environments, give something warm to drinks, rub the force bite area। जी, which one of the following is correct? आज कभी भी आपको फॉर्स बाइट हो जाए तो उसको हम रब नहीं करते उस एरिया को। सही है, डू नॉट रब द डेट एरिया। तो सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, कंट्रा इंडिकेशन है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। 23 treatment of the heat exhaustions are all of below except one। सही, कौन सा आपके पास है ट्रीटमेंट ऑफ हीट एग्जॉस्शन? नीचे जितनी भी है इसमें एक्सेप्ट है। हैव विक्टिम लाइज डाउन एलिवेट फीट, एग्जैक्टली करेक्ट है। मूव द विक्टिम्स टू शेड और कूल प्लेस, ठीक है, करेक्ट है। गिव द विक्टिम्स डाइल्यूट सॉल्ट वाटर्स, हाँ एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि पानी की कमी होती, डिहाइड्रेशन हो जाती। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शंस, क्योंकि एक्सेप्ट वन है तो इसलिए आपके पास नन ऑफ द अबव इज अ करेक्ट ऑप्शंस। मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। Aortic dissection is when pressure within the muscle built a dangerous level? No. Tear in the wall of the major artery? Yes. Tear in the wall of heart? No. None of the above। ये आपके पास क्या है? मेजर आर्टरी है आपके पास एओर्टा, तो इसलिए आपके पास उससे पता चल जाता है कि मेजर आर्टरी में प्रेशर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एओर्टिक डायसेक्शंस हम कहते हैं। सही है, उसमें टीयर आ जाती है। टीयर मीन्स उसको में कोई रप्चर आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एओर्टिक डायसेक्शन, फिर उसको हम कह सकते हैं। Helium is used in intra-aortic balloon because it is low viscosity, low risk for embolism. It is easily available, both A and B। अब हीलियम आपके पास क्या है? इट्स लो विस्कोसिटी आपके पास है, लो रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म आपके पास है, इट्स इजीली अवेलेबल है, या बोथ ए एंड बी। लो विस्कोसिटी है और इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन लो रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म है। सो ऑप्शन ए एंड बी इज़ द करेक्ट। जिस तरह मैंने आपको कहा कैटरेक्ट अब हीलियम आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन ए एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। मैनेजमेंट ऑफ सीजर एंड रिमूविंग ऑब्जेक्ट दैट may injury a persons, do not restrain the victims, do not scrape victims or dose with water, all of the above। मैनेजमेंट ऑफ सीज़र आपके पास क्या है? सीज़र में हम क्या करते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी हमने उसके रिमूव ऑब्जेक्ट डेट में इंजर अ पर्सन, सही, हम उसको रिमूव करते हैं ऑब्जेक्ट को कि वो उसको इंजर कर सकते हैं, ये करेक्ट है आपके पास। डू नॉट रेस्ट्रेन द विक्टिम, विक्टिम को हम रेस्ट्रेन नहीं करेंगे, ये भी करेक्ट है। डू नॉट स्क्लेप द विक्टिम और डोज विद वाटर,
ये भी ठीक है आपके पास। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही, क्योंकि सब बातें ठीक है तो इट्स मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द कंट्राइंडिकेशन ऑफ स्प्रेन और स्ट्रेन? कंट्राइंडिकेशन आपके पास स्प्रेन एंड स्ट्रेन का क्या है? Elevate the injury port if possible. Apply cool compressions. Apply heat within 24 hours. And none of the above. अच्छा, हम उसमें हीट नहीं दे सकते, सही। वी डेंट अप्लाई हीट, कोल्ड कंप्रेशन हम देंगे, हीट कंप्रेशन हम नहीं देंगे स्प्रेन में, क्योंकि फिर स्वेलिंग और ज़्यादा हो जाती है, सही। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। हम क्या करेंगे, कोल्ड कंप्रेशन विद इन 24 आवर नहीं दे सकते हैं, सही। तो इसलिए आपके पास ये कंट्राइंडिकेशन है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन insertion sites for CUP except one: right internal jugulars, left internal jugular, right subclavian and right radial artery. So ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हम रेडियल आर्टरी से हम CUP पास नहीं कर सकते हैं, सही है। बाकी तीन से हम क्या कहते हैं, कर सकते हैं। राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से इंटरनल जुगुलर या सबक्लीवियन से हम कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ CUP आर, कॉम्प्लिकेशन CUP का है न्यूमोथोरिक्स, ईयर एम्बोलिज्म, सेप्सिस, ऑल ऑफ द अबव। सो क्या है बताओ? ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उससे नमूने भी हो सकता है, उससे ईयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है, उससे सेप्सिस भी हो सकता है। सेप्सिस जब इन्फेक्शन आपकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेप्सिस हम कह सकते हैं। 30 normal CUP range is 5 to 10 cm H2O. B is 20 to 25 cm H2O, 25 to 30 cm H2O, and 30 to 35 cm of H2O. So which one of the following is the correct options for CUP range? मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रेंज आप लोगों को MCQs में आ सकते हैं, तो इसलिए CUP का नॉर्मल रेंज आपके पास क्या है, 5 to 10 cm of H2O. 31 which of the following is an isotonic solutions that can be administered to a hypovolemic patients? Is an attempt to replace fluid volumes within, causing significant fluid shift across the cellular membranes or vessels? जी क्या है आपके पास, बोलो। 3% of normal saline, dextrose water 5%, 5% dextrose, 0.5% normal saline, and 0.9% normal saline. Which one of the following is the correct options? Isotonics can be administered to a hypovolemic patients in an attempt of replace the fluid within, causing fluids। अच्छा, सो नॉर्मल सलाइन हम देते हैं, सही। फ्लूइड की लॉस में हम क्या देते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉर्मल सलाइन। Atypical bacterial pathogens that can associated with community-acquired pneumonia include Staphylococcus pneumonias, Chlamydias pneumonias, and Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Which one of the following is correct? नमूने में किसकी रोल ज़्यादा है? Staphylococcus pneumonia, सही। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। So now MCQs number 30. Which of the following is ethical principle and mandatory of HIPPA law? Patient fidelity, patient veracity, patient confidentialities, and patient justice. G. Which one of the following is the patient confidentiality? मीन्स पेशेंट्स की बात है हम कॉन्फिडेंट रखेंगे अपने साथ, किसी को साथ हम डिस्कस नहीं करेंगे। MCQ number 34. Mr. XYZ sustained a fractures
sternums and multifracture of right ribs. She is on 5 PEEPs and pressure support is 15 cm of H2O. She becomes restless when paradoxal chest wall movements and her tidal volume was decreased to 250 to 300 cc. Which of the following nursing intervention is most priority? Analgesic, sedative, increase the PS, increase the PEEP. G, which one of the following is correct? फर्स्ट पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है, वेंट पे है, सही, पीप 10 है, ओके, इंक्रीज द पीप. क्या करेंगे हम? इंक्रीज द पीप को हम और इंक्रीज कर लेंगे. मिस्टर Arabic is admitted with cardiogenic shock following a myocardial infarction. She has the following findings: heart rate is 68, BP is 80 by 55, CP is 24, SpO2 is 88%. Which of the following intervention is the priority? Minitrol, epinephrine, Lasix and metoprolol. ये MCQ नंबर 35 में कौन सा ऑप्शन ठीक है? पेशेंट्स की हार्ट रेट ठीक है, CP, SpO2 भी ठीक है, लेकिन उसका BP कम है, तो BP के लिए हम कौन से यूज़ करें? मिनिटॉल हम नहीं, लाइसिक्स नहीं, मेटोप्रोलोल नहीं, तो हम एपिनेफ्रीन हम यूज़ करते हैं. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच वन? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शंस. अच्छा, ये MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोगों ने डिटेल से देखना है. इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो उसको भी आप लोगों ने साथ में नोट करनी है. आइडेंटिफाई द फार्मूला फॉर माइन्यूट वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम्स, respiratory rate, function residual capacity, tidal volumes, force vital capacity, respiratory rate, cardiac output and respiratory rate. Which one of the following is correct? Which one of the following is correct? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट. टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट हम माइन्यूट वेंटिलेशन के लिए हम ज़्यादा कर सकते हैं. MCQs नंबर 37. We will discuss it in next video.